नमस्कार दोस्तों, हम अतीत में काफ़ी कुछ महीने पहले एक प्रकरण में एक शख्सियत का ज़िक्र सरसरी तौर पे कर चुके हैं। आज उससे जुड़े कुछ नए संदर्भ सामने आए तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये जो घटना है, जिस घटना का ज़िक्र मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये अप्रैल 1949 की है, बहुत पुरानी। बंगलौर छावनी के नज़दीक ये क्रिश्चियन अस्पताल है और उस क्रिश्चियन अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर थी, एस्कील। उसने एक गर्भवती महिला को अस्पताल से इसलिए इस आधार पर निकाल दिया कि वह महिला अपना वास्तविक नाम और गर्भस्थ शिशु के पिता का नाम देने से इनकार कर रही थी। अपना पूरा पता भी सिर्फ किराए के मकान का दे रही थी जहां वो रह रही थी। और डॉक्टर एस्कील को इतना तो मालूम था, वहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट थी उस क्षेत्र में एक ही, उसको इतना मालूम था कि ये युवती उम्र में 30 से 40 के बीच की है, 35 साल के आसपास है। और ये यकीनन दक्षिण की नहीं है, उत्तर भारत की है। और ये जो इसने अस्थाई पता अपना दिया हुआ है उसके मुताबिक वो बेंसन टाउन क्षेत्र है वहाँ पर बेंगलोर में। वहाँ 50 रुपये मासिक पर एक इसने मकान किराए पे लिया हुआ। उन दोनों 50 रुपये ठीक ठाक होते थे और ये इसका पता है। लेकिन जब उसने अस्पताल से उसको निकालने की बात कही, उसी बीच में उसको प्रसव पीड़ाएं शुरू हो गईं और डॉक्टर एस्कील एक डॉक्टर भी थी। उसके सामने कोई चारा नहीं था कि वो उसका तात्कालिक उसको डॉक्टरी सहायता दे। और डॉक्टरी सहायता देने के बाद एक मृत शिशु को, डेड एक फीटस को उसने जन्म दिया, उस औरत ने, उस युवती ने। और जब उसे डिस्चार्ज 9 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज करना पड़ा, तो डिस्चार्ज करने के लिए जब उसका बिल उसके सामने रखा गया तो उसके पास पैसे कम थे, क्योंकि वो तैयार होकर डिलीवरी के लिए नहीं आई थी। तो 600 रुपये का बिल बकाया था। उसने डॉक्टर एस्कील से वादा किया कि मैं एक ठीक ठाक संभ्रांत परिवार की हूँ और मैं दिल्ली पहुँचते ही आपको मैं इसकी अदायगी जो है, बाकी राशि 600 रुपये की बकाया राशि इसको फ़ौरन भेज दूँगी और जो कुछ मेरे पास है वो ले लीजिए। या अगर विश्वास नहीं है तो मेरे पास जो माला है इसमें स्वर्ण चढ़ा हुआ है रुद्राक्ष पर, ये भी आप रख सकते हैं। तो नहीं, एस्कील ने कहा कि मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए, मुझे आपके हाव भाव से लगता है, आप जाके इस रकम का भुगतान तत्काल कर दीजिएगा। और वो महिला 9 दिन वहाँ रहने के बाद 8-9 दिन अपने किराए के मकान में किराया पूरा करने के बाद तत्काल वो एक विमान के द्वारा दिल्ली चली गई। विमान की यात्रा की टिकट उसके पास कैसे आई, ये चर्चा का विषय, ज़्यादा विवाद हम लंबे में ना पड़ें तो कहीं पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाकर उसने अपना जो जहाँ रहती थी वहाँ अपने ठिकाने पर पहुँच गई। और इसी बीच में क्या हुआ कि वो अपने जो उसके पास जो पत्रों का पुलिंदा था, पर्सनल लेटर्स का एक लिफाफा था, वो वहीं भूल गई। डॉक्टर एस्कील ने उस तकिए के नीचे से वो लिफाफा देखा तो उसने कहा कि ये तो उसके पर्सनल लेटर्स कोई लगते हैं, क्योंकि ये भाषा तो हम लोग पढ़ नहीं सकते और हैं भी स्ट्रिक्टली पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल। तो ये इसके लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो उसने हस्बैंड से बोला किसी हिंदी विद्वान को ले आओ। तो वहाँ एक हिंदी विद्वान को जो उनके संपर्क में था उसको बुलाया गया और करमचंद, डॉक्टर करमचंद वाडे उस विद्वान का नाम था। संस्कृत का भी विद्वान था, हिंदी का भी था। उसकी मदद ली गई। उसने जब देखा, उसने हैंडराइटिंग देखते ही पहचान गया कि मैं जिसने पत्र लिखे उस आदमी को मैं यहीं से पहचान गया हूँ, हैंडराइटिंग से ही। और उसने पहला पत्र देखा तो उस पर जहाँ से वो पत्र लिखा गया था वो गवर्नमेंट हाउस, जो पता था गवर्नमेंट हाउस लखनऊ, वहाँ का पत्र था। वहाँ का ऊपर एड्रेस दिया हुआ था और पत्र जो था वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का था। उसने कुछ एक पत्र और भी देखे तो सभी पत्रों में उसने देखा कि सारे के सारे पत्र अलग अलग तारीख़ों पे इस महिला के पास जो मिले हैं उनमें कहीं ना कहीं बीच में
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जिक्र है और वो उसके द्वारा ही लिखे गए हैं, क्योंकि पत्र हाथ से लिखे गए थे, टाइप नहीं करवाए गए थे। अब उसके मन में नेहरू के प्रति सम्मान भी था, प्रथम प्रधानमंत्री के प्रति बहुत सम्मान था डॉक्टर काड़े के मन में और डॉक्टर वाडे के मन में। तो डॉक्टर वाडे ने ये फैसला किया कि मैं इन पत्रों को मूल रूप में उन्हीं के पास भिजवा देता हूँ। तो उन्होंने उनके निजी सचिव से संपर्क किया। तो निजी सचिव थे तब ए विट्ठल पाई, विट्ठल पै भी बोलते थे, जैसे नाथ पाई हमारे नेता हुए हैं, उनको नाथ पै भी बोला जाता था। तो विट्ठल पै या विट्ठल पाई दोनों उच्चारण सही हैं। उनसे संपर्क किया कि इस तरह से कुछ पत्र हैं जो लिखे तो प्रधानमंत्री द्वारा गए हैं निजी क्षेत्र में, निजी कैपेसिटी में, और मैं चाहता हूं कि ये सुरक्षित रूप से आपको भेजूं अगर आप कहें तो उसने पै ने इस बात का उत्तर ये दे दिया रूखा सा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे राष्ट्र के नेता हैं बहुत बड़े जिनके बारे में पत्र आपका जिक्र कर रहे हैं पत्रों का, तो ये उनको बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ साजिशें पहले भी रची जाती रही हैं और ये भी ऐसी कोई साजिश होगी, इसलिए हमें कोई इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वाडे जानते थे कि ये बात गलत है, क्योंकि पत्र जो हैं वो मैं हैंडराइटिंग पहचानता हूँ उनकी, तो मैं ये कैसे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं स्वयं अपना खर्च करके मैं दिल्ली जाऊंगा और स्वयं अपने हाथ से उनको प्रधानमंत्री को सौंप के आऊँगा। गए, विशेष रूप से उन्होंने एक स्लिप भेजी अपने नाम की और उन्हें प्रधानमंत्री ने बुला लिया और उन्होंने सारे पत्र उनके सुपुर्द कर दिए कि मेरा ख्याल है ये पत्र आपके हैं, हाथ से लिखे गए हैं, और इस तरह सारी उन्होंने विवरण दे दिया कि कोई महिला यहाँ पर छोड़ गई। तो नेहरू जी ने सम्मान भी किया वाडे का और उसके बाद उनको धन्यवाद भी कहा और साथ में उनको अपना एक निजी फ़ोन नंबर भी दिया कि आगे से कोई भी बात आपको करनी हो तो इस निजी फ़ोन पे किया करें, सीधा इसको मैं ही उठाता हूँ। और कुछ एक पत्र जो थे सिंपल, जिसमें ये था कि मैं यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ। तो ऐसे जो पत्र थे 2 लाइनों वाले, जिनमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था, वो उन्होंने प्रमाण के रूप में दे दिए डॉक्टर वाडे को कि ये पास रखिए, जब भी कोई आपको आने की अनुमति ना दें तो ये दिखा दीजिएगा और आपको आने की अनुमति अंदर मिल जाएगी। बहरहाल किस्सा ये कि ये मामला बहुत देर उलझता रहा, बहुत चर्चाएं होती रहीं और 1948-49 में उसी सन्यासिन द्वारा अध्यात्म के विषय पर दिए गए अनेक प्रवचन बहुत लोकप्रिय हो गए, कलकत्ता में लोकप्रिय हुए। तब कोलकाता नहीं था, कलकत्ता था। कलकत्ता में उनके 1-2 प्रवचनों के सिलसिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी बुलाया गया और उन्होंने सारे प्रवचन भी सुने और उन प्रवचनों के बाद वो बड़े प्रभावित हुए और उनका ये मन था कि ये सन्यासिन, नेहरू जी मानते नहीं गॉड मैन को और गॉड वीमेन को, एक बार उनसे मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे वेद की व्याख्या ये करती है वैसे कोई नहीं करता। तो उन्होंने सारा ये व्यवस्था की कि एक बार ऐसा करते हैं प्रबंध, ये इनसे बात कराई जाए। तो ये मित्रों सिलसिला लंबा चला और बाद में इनसे मुझे भी मिलने का अवसर मिला और बाद में हरियाणा के एक एडवोकेट जनरल काफ़ी समय रहे थे, देवी सिंह तेवाटिया, वो भी दिल्ली में इत्तफाकन उसी क्षेत्र में रहते थे जिस क्षेत्र में ये सन्यासिन रहती थी और एक ही अपार्टमेंट के एक भाग में वो रहती थी और एक भाग में तेवटिया रहते थे। तो एक पड़ोसी होने के नाते भी उनसे बातचीत इनकी हो जाया करती थी। खुशवंत सिंह से बहुत सारे संस्मरण के जुड़े हुए हैं, राजमाता ग्वालियर न राजमाता जयपुर गायत्री देवी से भी कुछ संपर्क जुड़े हुए हैं। मेरी इनसे भेंट आमेर के किले में हुई थी, जहाँ इन्हें किसी विशेष व्यवस्था के मातहत रखा गया था। किस्सा क्या है क्या नहीं है, सिर्फ इसका संदेश एक है कि बड़े लोग चाहे किसी भी पद पर हों, कहीं ना कहीं उनके मानस में संवेदनशीलता किसी न किसी धरातल पर होती है। अब वो किस धरातल पर इस विषय में, इस संदर्भ में थी, इसका जिक्र फिर कभी, लेकिन सिर्फ इतना कि संवेदनशीलता का धरातल राजनैतिक कद या सामाजिक प्रतिष्ठा या औद्योगिक कद्दावर शख्सियत होने से मेल नहीं खाता, वो एक अलग चीज़ है। धन्यवाद, शुक्रिया।